हेलो गाइस, मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो होने वाला है। इसमें आप लोगों का बहुत ही बेहतर और सुनहरा अवसर है। जो आप अच्छे तरीके से अगर डीएलएड परीक्षा की तैयारी कर लेंगे और प्रवेश परीक्षा जब देंगे आप, तो उसमें अगर आपका बेहतर अंक आएंगे तो आपका एग्ज़ाम के बाद आपका जो सिलेक्शन होगा वो नंबर के बेसिस पर होगा। जो आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा, जिसमें आपको बहुत सस्ते में आपका एडमिशन हो जाएगा, बहुत कम फीस में। इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए और आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए अवसर मिल सके। तो चलिए आज हम उसी से रिलेटेड तैयारी कराने के लिए हम ये वीडियो लाए हैं, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को समास एवं उनके भेद। क्या पढ़ाएंगे आज हम आप लोगों को? समास एवं उनके भेद। तो समास किसे कहते हैं और उनके भेद कितने हैं, वो आज हम यहाँ जान सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप में से जो अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो फटाफट हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि समास दो या दो से अधिक समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। क्या कहता है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल, गंगा जल अगर आपको कहेंगे किसे कहते हैं तो गंगा का जल को गंगा जल कहते हैं। यहाँ आप बिल्कुल आसानी से इसको देख सकते हैं। उसका कह रहा है कि जल अनंत, यानी जल अनंत नहीं अनंत, यानी अनंत नहीं है। जैसे कि अनंत यानी नहीं अनंत, उसे ख़त्म। उसके अलावा हम यहाँ कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषता हैं, अलग अलग विशेषताएं थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। कहते हैं समास में कई पदों का मेल होता है, कई अलग अलग पदों का मेल होता है, उस मेल से समास बनते हैं। दूसरा विशेषता कह सकते हैं हम, कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं, उसको हम समास कहते हैं। तीसरा विशेषता इसका है, कहते इन कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, यानी बीच के जो विभक्ति चिन्ह होता है वो गायब हो जाता है। चौथा इसका है विशेषता कि पदों में कभी पहला और कभी अंतिम पद प्रधान होता है। कभी पहला पद और कभी अंतिम पद क्या होता है, उसका प्रधान होता है। कभी सभी पद प्रधान होते हैं। ये उसकी चार विशेषताएं। पांचवा विशेषता है, कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। कभी कोई अन्य पद भी क्या हो जाता है, वो प्रधान हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए उसके अलावा कहता है कि एक उदाहरण इस प्रकार है, जैसे राजपुरुष। क्या कहते हैं कि जैसे राजपुरुष, इनमें दो पद हैं, एक है राज और दूसरा है पुरुष। अगर हम यहाँ देखेंगे, कहते हैं कि राजपुरुष, इसमें क्या है, एक राज ये एक प्रधान हो गया, एक दूसरा है क्या, पुरुष। इसमें ये दोनों मिला के क्या कहते हैं, इसको हम राजपुरुष कहते हैं। अगर यहाँ हम देखा जाए तो इसमें दो पद प्रधान है, एक राज है और दूसरा पुरुष है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग पद हो जाते हैं, जो अलग अलग तरीके से इसका प्रदान होता है। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें भेद कितने हैं। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल अनंत या नहीं अनंत। समास के भेद क्या है, कहता है कि समास के भेद, यहाँ कह रहा है कि समास के मुख्य चार भेद हैं, तत्पुरुष, अव्ययी भव, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं हम लोग। तो चलिए कहते हैं तत्पुरुष समास, एक नंबर में जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अंतिम यानी दूसरा पद उसका प्रधान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है, दूसरा पद क्या कहता है, यानी अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष कहते हैं। इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आगे क्या कहता है इसका, कि
यहाँ से हम समझेंगे फिर। जैसे क्या कहता है कि जैसे ऋण से मुक्त, जैसे ऋण से मुक्त यानी ऋण मुक्त, दान में वीर यानी दानवीर, दान देने वाले को दानवीर कहते हैं। तो यहाँ हुआ तत्पुरुष समास कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण कारक के कारकीय चिन्हों को छोड़कर समस्त पद बनता है, और जिस कारकीय चिन्ह को छोड़कर बनता है उसी कारक की संज्ञा धारण करता है, उसी कारक की क्या करता है, संज्ञा धारण करता है। ये आपको तत्पुरुष का क्या हो गया, आपको उदाहरण सहित यहाँ एक एग्जाम्पल दिया। अब हम कहेंगे यहाँ आगे देखेंगे कि तत्पुरुष समास के प्रमुख भेद, तत्पुरुष समास के प्रमुख भेद कौन कौन है। हम तो वहाँ कुल 4 देखे, उसकी अब इसमें जहाँ दिया है कि तत्पुरुष समास में फिर भी अलग अलग भेद हैं। तो यहाँ हम देखेंगे तत्पुरुष समास के 3 प्रमुख भेद हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास और नव्य समास। तो ये नव्य समास के बारे में कम पूछता है, लेकिन ये कर्मधारय समास और द्विगु समास ये ज़्यादातर पूछते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि तत्पुरुष समास के अंदर में 3 समास में पहला क्या है, प्रमुख में कर्मधारय समास। क्या है, पहला है कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में विशेष या विशेषण या उपमान या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या हुआ, कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में विशेष या विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महान है जो आत्मा, जैसे कहता महान है जो आत्मा, ये मिलाकर के क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। जैसे कमल के समान नयन, कमल नय, कमल के समान नयन यानी कमल नय हो जाएगा यहाँ इस तरीके से। उसके बाद कहते हैं परम है जो ईश्वर यानी परमेश्वर, परम है जो ईश्वर यानी परमेश्वर। ये इस तरीके से क्या हो गया, कर्मधारय समास का। इसका दूसरा है द्विगु समास। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि द्विगु समास कहते किसे, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। द्विगु समास जो है वह कर्मधारय समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक जिसमें गिनती आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला 3 फलों का समाहार, पंचौटी 5 वटों का समान है। जैसे चौराहा जिसको हम कहते हैं चौमुखी, ये क्या जिसमें गिनती आ जाए, यहाँ ध्यान देना। द्विगु समास बिल्कुल आसान है। द्विगु समास किसको कहेंगे, वो कर्मधारय समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो यानी गिनती हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला 3 फलों का समाहार, पंचौटी यानी 5 वटों का समाहार आदि। उसके बाद तीसरा पद इसका है, ये अक्सर कम पूछता है लेकिन यहाँ दिया हुआ है इसका, ठीक है। चलिए नव्य समास, जिस तत्पुरुष समास का पहला पद न, ना, अन इत्यादि वाचक हो उसे नव्य समास कहते हैं। जैसे अन्याय न हुआ न्याय हुआ, नालायक जिसमें न लायक, अनाचार जिसमें अन आचार आदि होता है, इस तरीके से। चलिए अब इसका हम यहाँ देखें कि समास का जो पहला तत्पुरुष था उसके अंदर में मुख्य 3 और पद को जाने। अब यहाँ हम जानेंगे दूसरा पद, जो क्या है वो दूसरा है, दूसरा में कह रहा है कि अव्ययीभाव समास। ये दूसरा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछता है। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति, अंग प्रत्यंग, प्रतिदिन आदि, इस तरीके से होता है। यह समझ में आ गया अव्ययीभाव समास। अब तीसरा है द्वंद्व समास। तीसरा क्या है, द्वंद्व समास। इसको भी अच्छी तरीके से, बिल्कुल आसान है याद रखने का। द्वंद्व समास कहते हैं किसको, जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और उसके बीच और छिपा हो, और यानी जैसे भाई बहन, माता पिता, तो माता पिता नहीं माता और पिता, भाई बहन भाई और बहन, तो और छिपा हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लोटा डोरी, लोटा और डोरी यहाँ दिया जिसके बीच में देखो और छिपा हुआ है, लोटा डोरी डैश की जगह में हम और का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, जैसे भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता आदि, इस तरीके से द्वंद्व समास भी आप समझ में आ गया। अब चौथा है बहुब्रीहि समास।
चौथा है बहुब्रीहि समास कहते किसको है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता अपितु बाहर से आकर कोई पद प्रधान हो जाता है। कहता है जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता लेकिन वो बाहर से आकर के क्या हो जाता है, वो प्रधान हो जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज के समान आनन है, जिसका अर्थ है गणेश। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है गणेश। इसको आप लोग जानते ही हैं, जिसका अर्थ है गणेश। वंशीधर, जो वंशी धारण करता है, अर्थात श्री कृष्ण आदि। ये हो गया आपका क्या? ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में आप क्या जाने कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता अपितु बाहर से आकर कोई पद प्रधान हो जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज के समान आनन है, जिसका अर्थ होता है गणेश। वंशीधर, जो वंशी धारण करता है, अर्थात श्री कृष्ण। इस तरीके से हमने यहाँ समास के 6 भेदों को जाना। में मुख्य 4 भेद है और तत्पुरुष के अंदर में 3 भेद था। चलिए अब यहाँ हम थोड़ा सा एक लिस्ट है कुछ सामासिक पदों की सूची। क्या यानी समास की सूची है। क्या है? शब्द है, विग्रह है और समास है। यानी कुछ ऐसा शब्द है जिसको विग्रह करने पर वो कैसा समास बनते हैं या उसको कौन समास कहते हैं, यहाँ हम जानेंगे। जैसे कि हमने वो जो समास का भेद जो ऊपर पढ़े तो उनमें से कौन शब्द है और उसको उसका अलग यानी विग्रह करने पर कौन सा समास होगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला शब्द है अनुचित, न उचित। वहाँ हम जाने थे ना नव समास। जैसे आजीवन, जीवन भर। तो ये आजीवन अगर आपको दे देगा और आपको कहेगा ये कौन सा समास है, तो आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, यानी वो है अव्ययी भाव समास। उसका बाद है आज कल, आज और कल। आज कल यानी आज और कल, उसको हम कहेंगे द्वंद्व समास। उसको हम कौन समास कहेंगे? द्वंद्व समास करेंगे। इस तरीके से ये समास का विग्रह किया जाता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्या कहते हैं। जैसे अनपढ़, क्या है? अनपढ़ यानी जो पढ़ा लिखा नहीं हो, ना पढ़ा, उसको नव समास कहेंगे। उसके बाद कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी ये हो गया कर्मधारय समास। उसके बाद है करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ये हो गया तत्पुरुष समास। करुणा पूर्ण यानी करुणा से पूर्ण, ये कौन समास हो गया? तत्पुरुष समास हो। उसके बाद कहता है काला पानी, काला है जो पानी, ये है कौन समास? ये है कर्मधारय समास। कौन समास है? ये है कर्मधारय समास। हमने जाना भी कि उसमें कर्मधारय किसको कहते हैं कि कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं, जिसका ही पद प्रधान हो। चलिए अगला आगे का है कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, यह है अधिकरण तत्पुरुष। कौन है? यह है अधिकरण तत्पुरुष समास। उसका कहते हैं खगेश, खगों का ईश है जो, वह गरुड़, गरुड़ यानी जिसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। इसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास हम कहेंगे। एक हम यहाँ जा पढ़े थे क्या है? गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल नहीं गंगा का जल, उसको षष्ठीय तत्पुरुष हम कहते हैं। जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला, ये हो गया तत्पुरुष समास। गौशाला यानी गायों के लिए शाला, जहाँ गाय वगैरह रखा था। उसका तो गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ये कौन समास है? ये तत्पुरुष समास है। हमने क्योंकि जाना हम लोग कि तत्पुरुष समास कहते किसे? कहते कि इसमें पहला पद प्राय संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। यानी पहला पद उसका संज्ञा या विशेषण और दूसरा पद उसका प्रधान होता है, तो उसको हम तत्पुरुष कहते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, यह है द्वंद्व समास। गौरी शंकर तो गौरी और शंकर, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब द्वंद्व समास के अंदर में आता है। चलिए अगला है चतुरानन, जिसके 4 आनन हुआ बाह में, जिसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास चतुर, जिसके 4 आनन। उसके बाद कहता है कि चक्रधर, चक्र को जो धारण करता है वह हिस्नु, यह है बहुब्रीहि समास। उसके बाद क्या है? अगला कहता है कि चंद्रमुख, क्या है? चंद्रमुख, चंद्र सा मुख, जिसको कहते हैं कर्मधारय समास। कौन समास? चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, ये कौन समास है? तत्पुरुष समास। चरण स्पर्श यानी चरण का स्पर्श यानी पैर को छूना, ये भी क्या है? तत्पुरुष समास। चौराहा, हमने आपको पहले कहा ना कि चारों तरफ से अगर कोई रास्ता एक जगह मिलता है तो उसको चौराहा बोलते हैं।
तो उसको कहते हैं द्विगु समास, यानी जिसमें गिनती आए, यानी संख्या का भेद हो, यानी संख्या स्पर्श करता है, यानी संख्या यानी गिनती का अगर उच्चारण हो या गिनती से संबंधित अगर कुछ शब्द आए तो उसको हम लोग कहते हैं द्विगु समास। कौन समास कहते हैं उसको? द्विगु समास, यानी जिसको कहते हैं हम लोग चौराहा। क्या है? चौराहा, यानी चार राहों का समाहार, जिसको कहते हैं द्विगु समास। तेल चट्टा, तेल और तेल को चाटने वाला, उसको क्या कहेंगे आप? तत्पुरुष समास। उसका त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार, यानी जिसको कहते हैं द्विगु समास, यानी तीन गिनती आया इसमें, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। और कुछ यहाँ और 4-5 बचा हुआ है, इसको भी हम देखते हैं, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लेंगे फटाफट। तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें हम आपके लिए लाए हैं वैसा प्रश्न जो आपका एग्ज़ाम में पूछता है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि नीचे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट हम देख लेते हैं। कहता है कि 3-4, 3 और 4, ये क्या है? द्वंद्व हो गया। 3 और 4 द्वंद्व समास। दिनानुदिन, एक दिन के बाद एक दिन, ये हो गया अव्ययीभाव समास। दया सागर, दया का सागर, ये हो गया तत्पुरुष समास। देवालय, देवता के लिए आलय, ये भी तत्पुरुष समास हो गया। दक्षिणवासी, दक्षिण का वासी ने दक्षिण का रहने वाला, ये भी हो गया तत्पुरुष समास। अब हम चले पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्वेश्चन 1 है और उसका 4 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, और ये हम पता करेंगे कि ये कौन सा समास है। कहते हैं विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा बनता है? तो कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में क्या समानता है? तो कहता है कि संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकास अनिवार्य है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 3 नंबर में कह रहा है जब प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? यानी वो द्विगु समास होगा। हमने पहले भी बताया कि जहाँ संख्यावाची शब्द आए, यानी गिनती से संबंधित हो, उसको हम लोग द्विगु समास कहेंगे। जहाँ बीच में और शब्द का प्रयोग हो वह हमको कहते हैं द्वंद्व समास। चलिए 4 नंबर में करें किसमें सही सामासिक पद है? तो दिवारात्रि, किसमें है? दिवारात्रि में सही समासिक पद है। चलिए 5 नंबर में कह रहा है समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। क्या है? समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, यानी थोड़ा। निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? द्वंद्व समास हमने आपको पहले ही बताया, जहाँ किसी शब्द के बीच में डैश हो और उस डैश से अर्थ ये निकले और पाप पुण्य, तो क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। माता पिता होता भी तो वो भी द्वंद्व समास हो जाता। ये जो पूछ रहा है कि द्वंद्व समास किस शब्द में है, तो पाप पुण्य में है। चलिए 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में? द्विगु समास तो पंचौटी में द्विगु समास है, यानी संख्या से संबंधित है। चलिए तो साथियों आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, और जो भी साथी अब तक लाइक नहीं की तो फटाफट लाइक कीजिए और साथियों तक शेयर भी कीजिए। जो भी आपके जानने वाले डीएलएड प्रवेश परीक्षा इस बार देने वाले हैं उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए 8 नंबर में कह रहे हैं कि अव्ययीय भाव समास के एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो होगा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में कौन समास है? तो पाठशाला में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है राजपुत्र में कौन समास है? राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो यह संबंध तत्पुरुष हो। कौन हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष शब्द हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहे हैं कि नील कमल में कौन समास है? नील कमल में कौन समास है? तो नील कमल में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। आपको अगर थोड़ा सा नीचे दिक्कत हो तो आप फिर शुरू में चले जाइएगा, वहाँ आप समझ लीजिएगा कि कौन सा समास क्या कह रहा है। चलिए अगला है 13 नंबर में कह रहे हैं कि पंकज में कौन समास है? तो पंकज में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। 14 नंबर में कह रहा है अनभिज्ञ में कौन सा समास है? तो अनभिज्ञ में नव समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर में कह रहे हैं
प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रत्येक में कौन सा है? तो प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि वीणा पानी में कौन समास है? तो वीणा पानी में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर में कह रहा है यथाशक्ति में कौन समास है? यथाशक्ति में, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 19 नंबर में कह रहा है आज्ञान में कौन समास है? आज्ञान में कौन समास है? तो आज्ञान में नव्य समास है। ऑप्शन नंबर ये नहीं, ये तत्पुरुष समास के अंदर में जो उसका ये अंदर था उसी को नव्य समास कहते हैं। 20 नंबर में कह रहा है आजन्म में कौन समास है? तो आजन्म में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर में कह रहे हैं कि देशाटन में कौन समास है? तो देशाटन में चतुर्थी समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो साथियों वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके से इस वीडियो से आपको 3 से 4 नंबर ज़रूर आ जाएगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह का भी तैयारी कराएंगे, यानी सोशल साइंस का जो भी डीएलएड एग्ज़ाम देंगे, जिसका अगर सब्जेक्ट जो इंटरमीडिएट में सोशल यानी ये आर्ट्स से अगर इंटरमीडिएट किए हैं तो उसको सामाजिक विज्ञान की तैयारी आसानी से होगा, जो यानी आपका डीएलएड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके भी बहुत सारे वीडियो अपलोड है। क्लास 10th का भी बहुत सारा वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका देखने से काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से आप क्लास 10th का अलग अलग इसमें एक इसमें प्ले लिस्ट में 20-20, 10-10 वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ हम बताते हैं आखिरी और कुछ ही क्वेश्चन बचा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखें आप। चलिए यहाँ आगे कह रहे हैं कि 22 नंबर में कह रहे हैं सुख दुख में कौन समास है? तो सुख दुख में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नंबर में कह रहे हैं निशा दिवा या रात दिन में कौन समास है? रात दिन में कौन समास है? तो कहते हैं इसमें द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर में करें घोड़ा शाह में कौन समास है? तो घोड़ा शाह में कर्मधारय समास है। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। करें 25 नंबर में करें पंच परमेश्वर में कौन समास है? तो पंच परमेश्वर में कर्मधारय समास है। तो साथियों इस तरीके से ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। और आप में से जो भी साथी अब तक शेयर नहीं किए, फटाफट शेयर कर दीजिए। मैं आपको डीएलएड प्रवेश परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए हम बता देते हैं, इसमें आपका लगातार वीडियोस अपलोड होते रहेगा और हर एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के अलावे सोशल साइंस और उर्दू की भी तैयारी हम कराएंगे। इसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड भी है। उर्दू कवायद अगर आप में से कोई भी है तो उर्दू कवायद को भी देख सकते हैं आप। अगर कोई हिंदी से ही और वीडियो अगर देख सकते हैं, जिसमें आपका बहुत सारा हिंदी ग्रामर से दिया हुआ है वीडियो, खास करके सोशल साइंस का कई वीडियोस अपलोड है। आप उसको देख करके अच्छे से ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो को देख के तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।